नमस्कार दोस्तों। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिट्स इश्यूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Number 2, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Number 3, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Our options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. इस क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। जो मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो रिट्स हैं। इसके अलावा हमें मैंडेमस और क्यो वारंटो, ये दो टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। वैसे तो रिट्स के 5 टाइप्स होते हैं, 5 में से ये 2 हैं जिन पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है और इस केस में सही आंसर है सी, 1 and 3. सेकंड, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो इंडियन पॉलिटी से है। मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है फंडामेंटल राइट्स में रिट्स हैं, आर्टिकल नंबर 32 के अंडर में रिट्स और उनके टाइप्स। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि रिट क्या होती है, उसके बाद ही हम उसके टाइप्स को समझ पाएंगे। रिट्स क्या हैं? रिट्स जो हैं वो रिटन लीगल ऑर्डर हैं। किसके द्वारा रिटन? कोर्ट के द्वारा, जुडिशल अथॉरिटी के द्वारा। कई बार एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी रिट्स इश्यू कर देती हैं कई जगह, लेकिन इंडिया के केस में जुडिशल अथॉरिटी रिट इश्यू करती है डायरेक्टिंग टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इट इज़ एन कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की अंडर आर्टिकल 226। रिट्स बेसिकली 5 टाइप की होती हैं: हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्सियोरी। जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो मैंडेमस और क्यो वारंटो के रिगार्डिंग फ्रेम किया गया है। इन रिट्स के बारे में हम कुछ डिटेल्स जानते हैं। मैंडेमस का पर्पज़ क्या है? टू डायरेक्ट ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। ओनली पर्सन हैविंग लीगल राइट टू डू सो कैन फाइल। इसका मतलब क्या है कि पर्सन जिसको सर्विस डिनाई की गई है, जो उससे अफेक्टेड है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वही इसके लिए फाइल कर सकता है कि भाई ये रिट इशू की जाए। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पब्लिक बॉडी, corporation, inferior court, tribunal, government. It cannot be issued against private individual or body. A discretionary duty, अगर किसी भी ऑफिशियल की जो ड्यूटी है वो डिस्क्रेशनरी है नेचर में, अगर उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब कैटेगरीज के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इश्यू नहीं की जा सकती। नंबर 2 है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो की रिट क्यों इशू की जाती है? ये इशू की जाती है टू डायरेक्ट ए पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस एज्यूम्ड रॉन्गफुली। जिसने कोई ऑफिस, कोई पद रॉन्गफुली एज्यूम किया था, उसको वहाँ से खाली करने के लिए, हटाने के लिए। एनी पर्सन कैन फाइल फॉर इट। इसमें ज़रूरी नहीं कि भाई कोई एग्रीव्ड पर्सन ही इसके लिए फाइल करे, कोर्ट में जाए। कोई अलग अन्य पर्सन भी इसके लिए फाइल कर सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट only against judicial or quasi-judicial authorities. It cannot be issued against administrative, legislative and private bodies and individuals. Moving to our next question. In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? Our options are First Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 86th Amendment. It is a simple factual question जो कि 2023 में पूछा गया था। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights. Correct answer is A.
इन एक्सप्लेनेशन पार्ट वी गेट टू लर्न दैट मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट। इसके अलावा हमें 42nd, 44th और 86th अमेंडमेंट को भी पढ़ना है ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाएँ और कोई भी अगले सालों में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन ऑप्शन से फ्रेम किया जाता है उसको भी हम इजीली सोल्व कर पाएँ। रिगार्डिंग फर्स्ट अमेंडमेंट, इट अमेंडेड आर्टिकल्स 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एंड 376 रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। इट इंसर्टेड आर्टिकल 15.4 एंड आर्टिकल 16.4। क्यों इंसर्ट किए ये आर्टिकल? टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके लिए एजुकेशन में प्लस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना के स्टेट के पास ये पावर हो, इसलिए इन आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया। इट ऑल्सो मेड चेंजेस इन आर्टिकल 19.2। आर्टिकल 19.2 रिगार्डिंग है फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम से रिलेटेड है, उस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में 3 नई रेस्ट्रिक्शंस ऐड की गई थी। कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। It also added Article 31A and 31B अंडर आर्टिकल 31। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, स्टेट को कुछ राइट्स देते हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्टेट के पास पावर है। इट ऑल्सो एडिड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि जो भी आर्टिकल्स, जो भी लॉज 9th शेड्यूल में के अंडर रख दिए जाएंगे उनको जुडिशरी के सामने या जुडिशियल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन अनदर थिंग इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस किए थे, इसलिए इसको मतलब एक टाइप से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल देते हैं। इन DPSP it added Article 39, 39A which was related to equal justice, 43A, 48A. In preamble, it added 3 new words, that is socialist, secular and integrity. Further, it added fundamental duties, Part 4A ऐड किया इसने, जिसमें Article 51A ऐड किया, जिसमें 10 ड्यूटीज़ थी, बाद में 11th ड्यूटी ऐड करी गई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में किया गया था, उसने DPSP के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए थे। आर्टिकल 38 में कुछ चेंजेस किए थे, उसको थोड़ा रीडिफाइन किया था। स्टेट मस्ट मेंटेन सोशल ऑर्डर टू इम्प्रूव पीपल्स वेलबींग। रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो इसने कुछ चेंजेस किए थे। प्रॉपर्टी को एज फंडामेंटल राइट रिमूव कर दिया गया था आर्टिकल 31 के अंडर से, और उसको आर्टिकल 300A में पुट कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल राइट की जगह अब लीगल राइट हो गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये 2002 में हुआ था, जिसने आर्टिकल 21A ऐड किया था, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 years. Moving to our next question. Consider the following statements. Number 1. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution. The amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. Our options are only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। जो मेन कीवर्ड है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोविज़न है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। इन एक्सप्लेनेशन पार्ट वी गेट टू लर्न दैट क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया हो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
and its procedure. Article 368 of Part 20 of Indian Constitution provides for this. It deals with the power of Parliament to amend Constitution and its procedure. पूरी डिटेल से इसमें डिस्कस किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या प्रोसीजर है, पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है. एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउसेज. आइदर हाउसेज मीन्स लोकसभा और राज्यसभा. इसी में भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मगर स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया जा सकता. हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल. बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है. बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर. कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है. बिल पास कैसे होगा, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. स्पेशल मेजोरिटी से मतलब क्या है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. इसके अलावा एक केस और है कि स्पेशल मेजोरिटी सेम प्रोविजन प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स कब रिक्वायर्ड होगी, जब कोई भी फेडरल प्रोविजन को अमेंड किया जा रहा होगा. एन अमेंडमेंट सीकिंग टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी. हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन में दे रखा था उसमें बोल रखा था कि ऑल द स्टेट, वहाँ पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है, उस केस में उसको असेंट देनी ही देनी पड़ेगी. ही कैन नीदर विदहोल्ड असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में किया गया था, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी बना दिया गया था. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a parliamentary system of government in India because the Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इस वजह से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था. जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. इसके क्या फीचर हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. इस केस में सही आंसर है डी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. एक्सप्लेनेशन में हमें सीखने को मिलता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स. जो भी एग्जीक्यूटिव है, अब एग्जीक्यूटिव कौन है इंडिया केस में, जो प्रेसिडेंट वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, सीएम है, ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं. इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेचर से ही उनको लिया जाता है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स. वो लेजिस्लेचर को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा. देन कहाँ कहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ब्रिटेन में है, इंडिया में है, ब्रिटेन, जापान, कनाडा. इसकी जो मेन ओरिजिन हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी इस सिस्टम की, वहीं से हमने भी अडॉप्ट किया इसको. इट इज़ प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मैंशनड है. एट सेंट्रल लेवल इट ऑल्सो प्रोवाइड पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर आर्टिकल 74, 75. और स्टेट लेवल पे भी सेम सिस्टम प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 163 एंड 164. इस सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं. नंबर 1, इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव. ड्यूअल एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट होगा. हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर. ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव होंगे. नंबर 2, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव.
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बहुत से फंक्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है मगर बिल्कुल वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। नंबर 3 इज डबल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। डबल मेंबरशिप से मतलब क्या है कि मेंबरशिप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी है और लोकसभा या राज्यसभा की भी है। तो डबल मेंबरशिप का मतलब ये है कि एक मिनिस्टर जो एक पर्टिकुलर एमपी है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट इज लीडरशिप ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसकी लीडरशिप में सिस्टम रहता है, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेचर रहती है, डिसोल्यूशन ऑफ ओनली लोअर हाउस टेक प्लेस करता है। लोअर हाउस कौन है इंडिया के केस में? लोकसभा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्च्यू lies in the fact that it calls into activity. Our options are the intelligence and character of ordinary men and women, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। जो मेन टॉपिक है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का वर्च्यू सुपीरियर वर्च्यू पूछा गया है। एक टाइप से फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या हैं? तो सही आंसर है इस केस में ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी। इन एक्सप्लेनेशन पार्ट, डेमोक्रेसी के फीचर्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली or elect their representatives from among themselves to form a governing body like parliament. यहाँ दो बातें मेंशन की गई हैं। सिटीजन्स या तो पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं खुद अपने में से ही, अपने लोगों में से, जो एक प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू होता है। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग खुद रूल नहीं कर रहे डायरेक्टली, लोगों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, लॉ एंड पॉलिसी बना रहे हैं। डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या होते हैं? नंबर 1, इट अलाउज राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी एजुकेशनल एंड वेल्थ क्राइटेरियन। सभी सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं बिना किसी क्राइटेरिया के, खासकर एजुकेशन और वेल्थ से रिलेटेड। It calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. वो सब जो पॉलिसी मेकिंग में खुद लोग इन्वॉल्व होते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, पॉलिसी पे अपने इनपुट देते हैं, उस टाइप से उनका सबका इंटेलिजेंस और कैरेक्टर एक्टिव हो जाता है, पार्टिसिपेटरी हो जाता है। नंबर 3 इज इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Number 4, government is guided by constitutional values and citizens' right. Constitutional values क्या हैं? Liberty, equality, fraternity, justice, citizens' right, freedom of speech and expression, right? Freedom of movement, religious freedom. इस टाइप से जो citizens के rights हैं और constitutional values हैं, उनके बेस पे ही पूरा सिस्टम गवर्नमेंट रन करता है। It upholds rule of law. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। इंडियन कंटेक्स्ट में जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट्स करते हैं रूल ऑफ लॉ की स्पिरिट को। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एंड प्रमोट्स सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ क्या हैं? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट? इस टाइप से जो भी लिबर्टीज़ हैं ये उनको प्रमोट करता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।